नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 1 अगस्त को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार के कास्ट सर्वे पर लगाए रोक के हटाए जाने की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है और मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि ये इस देश न केवल इस राज्य के लिए वरन ये निर्णय पूरे देश के लिए मार्गदर्शक होगा। इससे न केवल समाज के सभी वर्गों का वरन सामाजिक न्याय से जुड़े हुए लोगों के लिए यह आवश्यक है कि पूरा सर्वेक्षण हो, सोशल इकोनॉमिक सर्वे हो, जिससे सभी वर्गों की स्थिति का पता लगे। मैं इसे जोड़ना चाहूँगा अपने राज्य बिहार से जुड़े हुए जिन्होंने पूरे देश की राजनीति को कभी प्रभावित किया था अपने जीवन काल में, जननायक कर्पूरी ठाकुर का। चूँकि ये वर्ष शताब्दी वर्ष आने वाला है 2024 जनवरी 1924 को इनका जन्म वर्तमान समस्तीपुर जिले के पितौजिया ग्राम, जो अब कर्पूरी ग्राम है, अब वहाँ हुआ था। एक बहुत ही गरीब नाई परिवार में और उनका पूरा परिवार पुश्तैनी पेशा में लगा था, लेकिन इन्होंने हिम्मत की, पैदल चलकर 5वीं तक की पढ़ाई उन्होंने ताजपुर प्राइमरी स्कूल से पूरी की और हाई स्कूल की पढ़ाई टी एकेडमी समस्तीपुर से। बाद में वे पैदल और ट्रेन से जाकर इंटर की पढ़ाई उन्होंने दरभंगा सीएम कॉलेज से पूरी की और इन्होंने ग्रेजुएशन में नाम लिखाया। लेकिन तब तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन बहुत जोर पकड़ चुका था, इसलिए वो पढ़ाई छोड़कर उसमें कूद पड़े और वो जेल चले गए। जेल से छूटने के बाद वो फिर स्वतंत्रता आंदोलन में लगे रहे, लेकिन बीच की कुछ अवधि में वो अपने गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का भी काम करते रहे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी का अंग हुआ करती थी, वो स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद अलग हो गई। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ लोकसभा और विधानसभाओं के लिए, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही थी। देश के बड़े बड़े समाजवादी नेता एमपी और एमएलए का चुनाव हार गए, लेकिन तत्कालीन बिहार, जो भी बिहार झारखंड है, उसमें जो 14 एमएलए सोशलिस्ट पार्टी के चुने गए, उसमें 28 वर्षीय युवा श्री कर्पूरी ठाकुर भी थे। इन पर समाजवादी नेताओं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री आचार्य नरेंद्र देव और पंडित रामनंदन मिश्र जैसे विभूतियों का प्रभाव था। और इनकी लगन को देखकर, इनकी काबिलियत को देखकर सोशलिस्ट पार्टी ने अपने देश के डेलीगेशन में कर्पूरी जी को भी सम्मिलित किया था 2 बार 50 और 60 के बीच में, और इन्होंने दर्जनों देशों का दौरा भी किया था। ये आजीवन मतलब 1952 से लेकर 17 फरवरी 1988 तक विधानसभा के सदस्य रहे। 6 महीना के लिए 1977 में ये सांसद भी रहे समस्तीपुर से। इस अवधि में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई, उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने 2 बार, और ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। और जब भारतीय लोक दल का निर्माण हुआ तो उसमें श्री चौधरी चरण सिंह, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री देवीलाल और श्री बिजू पटनायक जी की अहम भूमिका थी, जो बाद में चलकर जनता पार्टी के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग बना। मैं श्री कर्पूरी जी के चूँकि पूरे जीवन वृत्त इनकी खुली किताब है। ये संत हैं, राजनीतिक कहिए, राजनीतिज्ञ कहिए और राजनीतिक संत कहिए। झोपड़ी में इन्होंने जन्म लिया और सदा गरीबों के बनकर रहे, झोपड़ी वालों के लिए बन के रहे। इसलिए बिहार की गरीब जनता ने इन्हें झोपड़ी का लाल कहा, गुदरी का लाल कहा, गरीबों का मसीहा कहा। यही उनके प्रति सबसे उत्कट प्रेम का उद्गार है। कर्पूरी जी हर दुखद घटना के बाद शायद पत्रकारों से पहले पहुंचने वाले नेता हुआ करते थे। उन्हें कोई डर भय नहीं था, वो जनता के बीच खुलेआम जाया करते थे और जनता के इशू को हर जगह ये उठाया करते थे। इन्होंने बिहार की राजनीति की, परंतु इन्होंने पूरे देश की राजनीति को प्रभावित किया। मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जब ये
सन 1967 में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए 67-68 के बीच। तो ये डिप्टी सीएम के रूप में एजुकेशन और फाइनेंस पोर्टफोलियो के चार्ज में थे। इन्होंने सबसे पहले तो सचिवालय के लिफ्ट खोल दी, जो अनुषवी होते हैं वैसे कर्मियों के लिए भी, जो पहले मंत्री और बड़े पदाधिकारियों के लिए ही होता था। इन्होंने आदेश स्पष्ट किया कि पूरे राज्य में अब अंग्रेजी में कोई सरकारी काम नहीं होगा, हिंदी में काम होगा। सारी फाइलें संचिकाएं हिंदी में लिखी जाएंगी, हिंदी में ही हस्ताक्षर भी करना पड़ेगा। इसका फायदा पूरे देश को मिला। बाद में चलकर सभी करीब करीब नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने अपनी अपनी भाषाओं में, चाहे बंगला हो, उड़िया हो, मराठी हो, में काम करना शुरू किया। और जो उत्तरी भारत के हिंदी भाषी राज्य थे उन्होंने हिंदी में काम करना शुरू किया। उन्होंने 7वीं तक की फीस माफ़ कर दी ताकि गरीबों के बच्चों का नाम नहीं कटे। इन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी ताकि जो गरीब के बच्चे हैं जो अंग्रेजी में फेल कर जाते हैं उसके कारण उनकी पढ़ाई नहीं रुके, और मैट्रिक विदाउट इंग्लिश की व्यवस्था उन्होंने की। 1970-71 के बीच वो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री हुए बिहार के। इतनी ही कम अवधि में, चूंकि एक एक दिन एक एक क्षण का उपयोग वो करते थे राज्य के हित में, गरीबों के हित में, विशेषकर SC, ST, EBC, BC, माइनॉरिटीज, लेडीज और अपर कास्ट के जो गरीब तबके थे उनके लिए वो लगे रहे जीवन भर। 70 में उन्होंने वर्तमान बिहार, जो उत्तरी बिहार कहलाता था, और वर्तमान झारखंड जो पहले दक्षिणी बिहार कहलाता था, वहाँ क्रमशः 5 एकड़ और 7.5 एकड़ तक की मालगुजारी उन्होंने माफ़ कर दी ताकि गरीबों के घर में कुर्की जब्ती की नौबत नहीं आए, छोटे किसानों के घर में कुर्की जब्ती की नौबत नहीं आए। उन्होंने पूरे राज्य में पुल, पुलियों, घाट, हाट, बाजार पर जो लगने वाले टैक्स होते थे उनको हटा लिया ताकि ठेकेदार और उनके मुस्तंडे उनको कहीं भी अपमानित नहीं करें गरीब लोगों को। इसके अतिरिक्त उन्होंने 5वीं तक के बच्चों के लिए मुफ्त किताबों की व्यवस्था की सरकारी स्कूलों में। 1977 से 79 के बीच वो 22 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री हुए। उसमें तो उन्होंने गजब का काम किया। सबसे पहले तो उन्होंने मैट्रिक तक की फीस माफ़ कर दी ताकि बच्चे हायर एजुकेशन के लिए दिक्कत में नहीं पड़ें। लड़कियों के लिए ऊपर के भी एजुकेशन में फीस माफ़ी की गई। उन्होंने काम के लिए भोजन योजना की शुरुआत की, जो आज कहिए कि मनरेगा इसी का रूप है, ताकि गरीब भूखे नहीं मरे। उन्होंने वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत की। आज पूरे देश में ये व्यवस्था लागू है। ये कितने दूरदर्शी थे। इसके अतिरिक्त एक बार उन्होंने गांधी मैदान में ये पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर को बुलाकर उनका सर्टिफिकेट देखकर, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, उन्होंने 6000 इंजीनियर और 4000 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंप कर दिया। यह ऐसा अनोखा उदाहरण शायद पूरे देश में कहीं भी नहीं मिलेगा। उन्होंने शराबबंदी की ताकि महिलाओं का सम्मान बढ़े, गरीबों के बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। जो शराब पीने में पैसे बर्बाद होते हैं, स्वास्थ्य खराब होते हैं, उसका उपयोग खाने की चीज़ों में हो, कपड़ों में हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हो। ये सोच थी उनकी। बाद में चलकर ये लागू भी फिर चालू हो गया, लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने फिर इसे बंद कर दिया। और सबसे अहम डिसीजन जो पूरे देश को प्रभावित करने वाला था वो था आरक्षण। लेकिन ये आरक्षण एक ऐसा कर्पूरी फॉर्मूला था जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा उस समय के बड़े बड़े नेताओं की CPM के तत्कालीन महान नेता श्री नंबूदिरीपाद ने कहा कि सबसे अच्छा फार्मूला रिजर्वेशन का श्री कर्पूरी ठाकुर जी के दिया गया है, वही फार्मूला सबसे माकूल है। उन्होंने चूँकि SC ST को पहले से आरक्षण था, इन्होंने 12% आरक्षण अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, 8% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया, 3% आरक्षण उच्च जाति के आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर वर्ग के लोगों को दिया गया, जिसका आज रूप है ये EWS रिजर्वेशन। और 3% आरक्षण उन्होंने महिलाओं को भी दिया। ये सोच थी उनकी, चूँकि समाजवादी नेता थे, इन पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सबसे अधिक प्रभाव था। हिंदी को सम्मान देना, महिलाओं को सम्मान देना, पिछड़ों को सम्मान देना, सच अगर पूछिए कि ये समाजवादी नेता की महानता थी। इनका विराट व्यक्तित्व था। ये जो आरक्षण था, इसके कारण
मनुवादियों ने इनकी सरकार तो गिरा दी, लेकिन उनको डिसीजन से नहीं डिगा सके। और इसका फायदा यह हुआ कि तमिलनाडु में चूंकि 1929 से आरक्षण था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, लेकिन कर्पूरी जी के इस आरक्षण के कारण पूरे देश में लहर फैली, जो इक्का दुक्का और किसी राज्य में पहले से रहा हो, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में आरक्षण नहीं था अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। सभी जगह बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बैठाए गए, उनके रिपोर्ट प्राप्त करके सभी राज्य सरकारों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया बिहार के नक्शे कदम पर चलकर। और तत्कालीन केंद्र सरकार, जिसका नेतृत्व श्री मोरारजी देसाई कर रहे थे, वो भी सरकार मजबूर हुई और उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया, जिसका रिपोर्ट आया, लेकिन लागू होते होते भी 1993 में जाकर सफलता मिली और पूरे देश के केंद्रीय सेवाओं में 27% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग को मिला और 2006 में शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण मिला। मैं इतनी चीज़ों का जिक्र इसलिए आज कर रहा हूँ कि शताब्दी वर्ष है श्री कर्पूरी जी की जयंती, जन्म जयंती, जो अगले साल 24 जनवरी को होने वाली है। ऐसे अवसर पर मैं अनुरोध करता हूं बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से और ऑनरेबल डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि न केवल बिहार के हित में वरन पूरे देश के हित में इनके जीवन से शिक्षा मिलनी चाहिए पूरे देश के सोशल जस्टिस के लोगों को। और इनके कार्यों पर, इनकी जीवनी पर बहुत रिसर्च हुए हैं, बहुत विद्यार्थियों ने पीएचडी प्राप्त किया है, लेकिन अभी भी रिसर्च के लिए बहुत कुछ है। और सोशल जस्टिस के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इनके जीवन से और इनके कहिए कि इनके जो कार्यकलाप हैं इस पर रिसर्च लगातार होना चाहिए। इनकी जो सोच थी, जिनकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी हिस्सेदारी, उसी पर आज ये कास्ट सर्वे का कारवां आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि चूंकि जीवन भर ये संघर्ष करते रहे गरीबों के लिए, ये कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं वैसे ताकतों के विरुद्ध जो सामंती सोच रखते थे। मैं यहाँ पर इनके व्यक्तित्व का सिर्फ एक चीज़ ये जरूर कहना चाहूँगा कि न केवल बिहार के वरन भारतीय राजनीति के ये एक ऐसे एकलव्य थे जिनसे अंगूठा मांगने का साहस किसी भी आधुनिक द्रोणाचार्य को नहीं हुआ। मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से कि पटना में शताब्दी वर्ष में जननायक कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय एवं शोध संस्थान की स्थापना की जाए और जब तक टेम्पररी तौर पर इसके लिए कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बिहार के किसी एक विश्वविद्यालय का नामकरण जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर किया जाए, ताकि इस शताब्दी वर्ष में उन्हें हम लोग वास्तविक एक अलग ढंग से हम सम्मान दे सकें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।